Hi everyone, I am Jyoti Rajput and today we are going to study about the community. So here what is community? Community we also use the word that it is biosinosis. इसका मतलब है that it includes all the type of organisms in a given area. मतलब कम्युनिटी में हम देखते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज की जो है आपको पॉपुलेशन नजर आएगी और ये सारी पॉपुलेशन जो है दे आर लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो इसको हम बुलाते हैं कम्युनिटी. सो जहाँ पर यू कैन सी हियर community comprised of all the population in a given area, so you can say a group of population of a different species is called as community. Here when we study about the community you can see कि हर एक कम्युनिटी में जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है, हियर द कम्युनिटी दे इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑल्सो, नॉन लिविंग एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड जो भी मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी में दे ऑल्सो एबल टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया. सो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या तो फिर प्लेस में या हैबिटाट में जो कि ऑक्यूपाइड है, जैसे ये एरिया है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द कम्युनिटी, तो हम इस प्लेस को बुलाते हैं दैट इज बायोटोप, दैट इज कॉल्ड एज बायोटोप. नेक्स्ट, द स्पीसीज कंपोजिशन इन अ गिवन डिफरेंट बायोटोप डिफर्स वाइडली, मतलब अलग अलग बायोटोप में जो है स्पीसीज कंपोजिशन भी वेरी करेगा. जैसे कि अगर सपोज कोई एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पर हैवी रेनफॉल है, तो वेजिटेशन भी ज़्यादा होगा और उसके हिसाब से जो स्पीसीज़ है उनका नंबर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी. लेकिन अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत स्कैंटी है, बहुत लेस है, तो वेजिटेशन भी लेस होगा और अकॉर्डिंगली जो है डाइवर्सिटी भी लेस होगी. सो स्पीसीज कंपोजिशन जो है इट इज़ गोइंग टू डिफर अकॉर्डिंग टू द बायोटोप. नेक्स्ट, here we are going to study the attributes of community. So one by one we will study about the attributes. पहला आता है that is the community structure. ये इंडिकेट करता है that what is the number of the organisms present in a particular area and how they are able to relate with each other, that is called as community structure. नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल डोमिनेंस एंड इंडिकेटर. तो इकोलॉजिकल डोमिनेंस जो है ये बताता है दैट हियर कि कौन सी स्पीसीज का, देर आर सेवरल स्पीसीज बट विच इज़ द मेजर स्पीसीज विच इज़ कंट्रोलिंग द अदर स्पीसीज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में जो डोमिनेंट स्पीसीज होगी तो वो प्लांट्स ही होगी, वो मेजर स्पीसीज होगी जो कि कंट्रोल करती है बाकी की स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को, दैट इज द इकोलॉजिकल डोमिनेंस. दूसरा आता है दैट इज इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स. हियर दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिनका प्रेजेंस इंडिकेट करता है अबाउट समथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लाइकेंस की, लाइकेंस जो हैं ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी बुलाते हैं. ये बताते हैं अगर सपोज कोई एक एरिया है जहाँ पर पोल्यूशन प्रेजेंट है, सो लाइकेंस जो हैं दे आर नेवर एवर प्रेजेंट इन अ पोल्यूटेड एरिया. मतलब लाइकेंस जो हैं ये ऐसी ही जगह पाए जाएंगे जहाँ पर पोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, नो pollution is present in that area, only the lichens they are going to be present. Next हम बात करते हैं about the ecological stratification. Here it refers to the vertical layering of a habitat, जो arrangement है किसी भी vegetation का layers के तौर पे, that is called as इकोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द प्लांट. जैसे कि अगर हम हाइट की बात करें तो सबसे छोटी हाइट नज़र आएगी आपको हर्ब्स की, फिर हाइट नज़र आएगी आपको श्रब्स की, फिर ज़्यादा हाइट नज़र आएगी आपको ट्रीज़ की. सो दैट इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटा. हियर द इकोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन इज प्रेजेंट. नेक्स्ट आता है अबाउट द इकोटोन एंड एज इफेक्ट. नाउ इकोटोन क्या है? इकोटोन का मतलब है द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज इकोटोन. जिसके फॉर एग्जांपल अगर ये कोई फॉरेस्ट एरिया है, दिस इज अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पर जो है दिस इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस प्रेजेंट है. सो ये जो एरिया प्रेजेंट होगा द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज इकोटोन. अब यहाँ पर ये जो ए रीजन है और यहाँ पर ये जो बी रीजन है, यहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, सो कंपैरेटिवली इस इकोटोन में जो है बायोडाइवर्सिटी ए और बी से ज़्यादा ही होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट. नेक्स्ट आता है द इकोलॉजिकल निश.
नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल निश? ये डिस्क्राइब करता है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्लेइंग इन अ कम्युनिटी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कोई स्टूडेंट है, तो ये जो स्टूडेंट है हियर, इसका रोल जो है जब हम देखते हैं इसका रोल जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये स्कूल जाता है, ये ट्यूशन जाता है, ये प्लेग्राउंड जाता है, या कोई सब्जी लेने जाता है, सो किस एरिया तक यह अपना फंक्शन करता है, सो ये इसका जो है हो जाता है, दैट इज इकोलॉजिकल निश. दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निश. इकोलॉजिकल निश में आता है कि कोई भी स्पीसीज अपना फंक्शनल रोल कितने एरिया तक देखने मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निश. नेक्स्ट इज अबाउट द इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट में हम पढ़ते हैं कि देर आर टू स्पीसीज फ्रॉम डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट हैव अडेप्टेड टू कंपेरेबल नेशन हैबिटेट इन डिफरेंट प्लेसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें इक्विवेलेंट में, तो कुछ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्यूपाई करते हैं सिमिलर हैबिटेट, और वो एक दूसरे से काफ़ी रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से. जैसे कि यहाँ पर एक फिश लेते हैं, जैसे कि शार्क, वी हैव टेकन अ शार्क दैट इज फिश, एंड वी हैव टेकन अनदर एनिमल दैट इज द डॉल्फिन. एक अनदर है दैट इज द डॉल्फिन. डॉल्फिन जो है जो कि एक मैमल है, इट इज अ मैमल. ओके, सो यहाँ पर दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट taxonomic categories, but they are adapted to the same habitat. They live in a marine habitat, and and superficially they resemble to each other. That is why they are called as ecological equivalent. Next is about the ecological succession. Ecological succession जो है ये एक तरीके का प्रोसेस है जो कि काफ़ी लंबा समय लगाता है. A process by which the mix of species and habitat in an area चेंजेस ओवर टाइम. जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे तो हाइड्राच है, जेराच है, ये अलग अलग टाइप्स के सक्सेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन. यहाँ पर जो है आपको स्टेजेस नज़र आती हैं. ओके, सबसे पहले आता है दैट इज़ द न्यूडेशन, ये एक स्टेज है. दूसरा आती है दैट इज़ द इन्वेजन, दिस इज़ एन अनदर स्टेज. फिर आता है दैट इज़ द कॉम्पिटिशन, एंड नेक्स्ट कम्स द कोएक्शन. फिर आता है दैट इज रिएक्शन, एंड देन कम्स द स्टेबिलाइजेशन. तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जेराच सक्सेशन का जो है वो स्टार्ट होता है एक कोई भी रॉक एंड बैरन एरिया से. जो कोई एक एरिया है जो कि रॉक एंड बैरन एरिया है, क्योंकि ये एक रॉक है. यहाँ पर जो है सबसे पहले जो स्पीसीज ग्रो हो सकती है दैट इज़ द लाइकेंस. लाइकेंस जो है इस एरिया में जो है आसानी से ग्रो हो सकते हैं. ओके, सो लाइकेंस जो हैं जैसे ही ग्रो करते हैं, ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, तो ये जो है अपना ग्रोथ की ड्यूरेशन में जो है एक केमिकल भी सिक्रेट करते हैं, एक तरीके का एसिड, कार्बोनिक एसिड सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है जो रॉक्स हैं उनका जो है एक तरीके से ब्रेकडाउन की प्रोसेस देखने मिलती है. देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक सिस्टम, जिसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. ओके, हम इसको वेदरिंग ऑफ रॉक भी बुलाते हैं. वी यूज द वर्ड दैट इज द वेदरिंग ऑफ रॉक, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा. अब जो है लाइकेंस नाउ दे हैव चेंज्ड द कंडीशन विच हैज़ मेड फेवरेबल फॉर अनदर स्पीसीज टू ग्रो. अब जो है इसी एरिया में ग्रो करेंगे कौन? द मॉसेस दे आर गोइंग टू ग्रो. फिर बाद में मॉसेस के बाद जो है अब और ग्रो करेंगे, और भी न्यूट्रिएंट कंटेंट ऐड करेंगे सॉइल में, विच इज़ गोइंग टू मेक फेवरेबल कंडीशन फॉर अदर स्पीसीज टू ग्रो. जिसके फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आ जाएंगे जिसके फर्न्स आ जाएंगे, ओके, टेरिडोफाइट्स आ जाएंगे. टेरिडोफाइट्स के बाद जो है अब ग्रो करने लगेंगे लाइक द जिम्नोस्पर्म्स. फिर आ जाएंगे एंजियोस्पर्म्स. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्लांट्स विच आर गोइंग टू ग्रो. और जो कंडीशन है वो हमेशा चेंज होती रहेगी. सो यहाँ पर जो लाइकेंस है जिन्होंने सबसे पहले ग्रो किया था, हम इसको पायोनियर स्पीसीज बुलाते हैं. और जो कि लास्ट में रह जाएगी द स्पीसीज जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता बाद में, इसको हम क्लाइमैक्स स्पीसीज बुलाते हैं. और बाकी की स्पीसीज जो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आए थे और फिर चले गए, या तो फिर होंगे तो बहुत ही कम नंबर में होंगे क्लाइमैक्स स्पीसीज के आने के बाद. सो दीज आर कॉल्ड एज सीरियल स्पीसीज. तो इस तरीके से जो है इस सक्सेशन को काफ़ी लंबा समय लगता है. और ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द जेराच सक्सेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द कम्युनिटी स्ट्रक्चर. सो हियर it mainly composed of the three types of organisms like the producers, consumers और the decomposers.
कंज्यूमर्स में हम देखते हैं यूजुअली द प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और वो ही हैं जो कि इस तरीके से सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। फिर हम पढ़ते हैं अबाउट द कंज्यूमर्स जो हैं दीज आर द वन विच आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पर भी कंज्यूमर्स जो हैं ये भी अलग अलग टाइप्स के हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर आते हैं द डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, लाइक द बैक्टीरिया है, फंजा है। दीज आर द डिकम्पोजर्स जो कि न्यूट्रिएंट कंटेंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इट मेक्स अवेलेबल फ्री इन द सॉइल अगेन। सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द प्रोड्यूसर्स। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं। दे आर मेनली ग्रीन लाइक द प्लांट्स, एल्गी एंड इवन द ग्रीन फ्लैजलेट्स लाइक द क्लैमिडोमोनास। और यही है जो कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं लाइक द कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन रेज एंड डू द फिक्सेशन through the photosynthesis. So they are the one which are converting the solar energy into the chemical energy, that is the organic molecule carbohydrate by the process of photosynthesis. अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। ये खुद खाना नहीं बना सकते, इसलिए वी यूज द वर्ड दैट इज दे आर हेट्रोट्रॉफ, एंड दीज आर मेनली द एनिमल्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसीलिए इनको हम फैगोट्रॉफ्स बुलाते हैं। एंड these are the consumers which are directly or indirectly dependent on the plants. जैसे ये organisms हैं, then of course they are dependent on the plants. Okay, अब ये जो frog हैं they are depending on the insects. So we can say कि frogs directly तो नहीं लेकिन indirectly plants के ऊपर ही dependent हैं. So here these are called as the primary consumers. So जो plants को खाते हैं these are primary consumers like bison है, deer है. Here which feeds on these herbivorous animals, those are called as carnivorous. जिसके frog हैं तो this is the carnivorous animal. हम इसको जो है secondary consumer भी बुला सकते हैं, which are feeding on the primary consumer. और ये जो है the snake, this is an example of a tertiary consumer which are dependent on the secondary consumers. So there are example like the lion, tigers. So this is the food chain which you can see. ये यहाँ पर आ जाते हैं producers, फिर ये सारे के सारे जो हैं कंज्यूमर्स हैं, और ये जो हैं दीज आर द डिकम्पोजर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, दिस इज़ द टर्शियरी कंज्यूमर, और ये क्वाटरनरी कंज्यूमर है। सो जितनी छोटी फूड चेन होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो फूड से मिलती है। नेक्स्ट इज द डिकम्पोजर्स आर द वन विच डिकम्पोज द ऑर्गेनिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. Of course, they are the heterotroph. They are like the bacteria, fungi. They do the breakdown of the complex organic substances into the simpler and make it available to the soil again. They are also called as saprotroph. So this is how here the topic was about the community, and thank you very much.